हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 20 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 19 का जो लिंक है वो मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर हम सारे ही पीडीएफ्स अपलोड करते हैं जो भी हमारे चैनल पे आपकी वीडियोज आती हैं उसके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, द ग्रेविटी वन करियर रॉकेट लॉन्च बाय द चाइनीज एरोस्पेस कंपनी ओरियन स्पेस हैज अ लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट ऑफ। तो अभी रिसेंटली ग्रेविटी वन करियर रॉकेट जो है चाइना द्वारा लॉन्च किया गया था, चाइनीज एरोस्पेस कंपनी द्वारा। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओरियन स्पेस। एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट आपका है वो है 600 टन्स का। ठीक है, इसने बेसिकली 9 सैटेलाइट्स जो हैं उनको कैरी किया था। ठीक है, इसने प्लेस किया है 9 सैटेलाइट्स को इनटू अ डेजिग्नेटेड ऑर्बिट्स। एंड ये मिशन जो है इट इज मार्क्ड एज द रॉकेट्स थर्ड फ्लाइट एंड फर्स्ट लॉन्ग रेंज सी लॉन्च। ठीक है, अब इसमें पेलोड की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है आपके 6 डोंगपो सैटेलाइट, डोंगपो 13, 14, 17, 20, आपका जिंगवांग 201, तियानी 49 एंड लिलैक 3। तो ये सारे इसमें आपके जो है शामिल थे। एंड बात करें ग्रेविटी वन की तो ये वर्ल्ड का पहला मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है विद अ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स पावर्ड इंटायरली बाय द सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स। राइट, स्पेसिफिकेशन की बात करें इसकी हाइट आपकी है 30 मीटर की, मास इसका है 405 टन्स एंड लिफ्ट ऑफ थर्स्ट इसका आपका 600 टन था। एंड पेलोड की बात करें तो 6.5 टन्स की ये पेलोड कैरी कर सकता है टू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड 4.2 टन टू 500 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये पेलोड ले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसे असेंबल किया गया था एट द ओरिएंटल एरोस्पेस पोर्ट इन दी शांगडोंग। एंड इसका जो लॉन्च था इट इज डायरेक्टेड बाय दी तियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डीआरडीओ लेबोरेटरी डिजाइन एंड डेवलप द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 350 केजी थर्ड क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। तो रिसेंटली आपकी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो है GTRE, इनके द्वारा आपका डिजाइन और डेवलप किया गया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस 350 केजी थर्ड क्लास एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है इस इंजन को हैंडओवर किया गया था बाय राकेश चौबदार जो CEO हैं आजाद इंजीनियरिंग के, एंड डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन जो DG हैं एरोनॉटिकल सिस्टम, एंड डॉक्टर SV रमन्ना मूर्ति जो डायरेक्टर हैं GTRE के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है इसका रोल था मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबल करने में। एंड जो GTRE है इसका रोल था डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसकी थी। इसके अलावा जो इंजन की हम बात कर रहे हैं टर्बोजेट इंजन की, इसे डेवलप किया गया है इन अप्रोक्सीमेटली 24 months, कन्वर्टिंग DRDO डिजाइन इनटू अ फ्लाइट रेडी प्रोपल्शन सिस्टम यूजिंग आपका सुपर एलॉयज एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वर्किंग की बात करें तो जो टर्बोजेट इंजन है आपका ये गैस टरबाइन इंजन है जो जनरेट करेगा थर्स्ट बाय कंप्रेसिंग द एयर, बर्निंग फ्यूल एंड एक्सपेलिंग हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेस थ्रू अ नोजल। राइट, ये जो इंजन है इट इज डिजाइन फॉर सिंगल यूज और लिमिटेड यूज एप्लीकेशंस जैसे मिसाइल्स एंड अनमैन्ड सिस्टम्स में हम इसे यूज करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करें तो और कहाँ पे इसका यूज रहेगा? नेवल एंटीशिप मिसाइल्स में, मीडियम रेंज एंटी ड्रोन सिस्टम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल्स में। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की। तो GTRE के डायरेक्टर आपके हैं SV रामामूर्ति। ठीक है, एंड रमन्ना मूर्ति एंड हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। 1959 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ Kusha long range surface to air missile was conducted by DRDO from APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The multi-tier interceptor variants of Kusha include. तो रिसेंटली कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है आपका टेस्ट कंडक्ट किया गया था, फ्लाइट टेस्ट इसका हुआ था एंड इट इज डन बाय द DRDO और ये उड़ीसा में हुआ था, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर्स आइलैंड जिसे हम बोलते हैं। राइट, सो वहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था और इसके मल्टी टियर इंसेप्टर वेरिएंट आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं? M1 150 किलोमीटर्स, M2 250 किलोमीटर्स एंड M3 350 से 400 किलोमीटर्स का। ठीक है, सो ये इसके 3 आपके मल्टी टियर इंसेप्टर वेरिएंट हैं। ओके, कुशा के। फाइन,
कुशा मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक आपका वर्सेटाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को, ठीक है, आपके स्टील प्लेटफॉर्म्स, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को एंड सिलेक्टेड क्लासेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेड्स को, ठीक है। इसके अलावा ये टीयर्स की हमने अभी बात की, ठीक है, मल्टी टीयर इंसेप्टर वेरिएंट की। तो पहला आपका है M1 मिसाइल, ठीक है, जिसकी रेंज आपकी 150 किलोमीटर्स की है और ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज का रहेगा आपका। देन सेकंड आता है आपका M2 मिसाइल, मीडियम टू लॉन्ग रेंज, अप टू 250 किलोमीटर्स की इसकी रेंज रहेगी। M3 मिसाइल, लॉन्ग रेंज 350 से 400 किलोमीटर्स की। कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसकी स्पीड आपकी है अप्रोक्सीमेटली मैच 5.5 एंड इट इज सपोर्टेड बाय एडवांस रेडार, वायर कंट्रोल, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंबाइन करता है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एंड इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो प्रोजेक्ट कुशा है इट प्लेज अ वाइटल रोल, पाइवोटल रोल इन मिशन सुदर्शन चक्र, जिसका मेन एम है स्टैब्लिश करना मल्टी लेयर्ड नेशनल एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बाय 2035, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है समुद्र प्रदक्षिणा जो है आपका एक बेसिकली एक्सपीडिशन हुआ था जो 2025 में आपका बेसिकली सितंबर के महीने में फ्लैग ऑफ किया गया था। उसकी जो पूरी जर्नी है आपकी वो कंप्लीट हो गई है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपेडिशन इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन circum navigation sailing mission was flag off virtually by Union Defence Minister Rajnath Singh from Gateway of India, Mumbai. The expedition undertaken on इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी लास्टेड फॉर, सो इसका जो ड्यूरेशन था वो आपका 314 डेज का था और इसमें 9 विमेन ऑफिसर्स जो आपकी हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स से ये शामिल हुई थी और इन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेडिशन को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो आपका बेसिकली जर्नी इनका था इसमें इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 25,500 नॉटिकल माइल्स जो है कवर किए हैं एंड ये इन्होंने जो बेसिकली रास्ता कंप्लीट किया है, ये एक्सपेडिशन कंप्लीट किया है, इसमें 4 ओशियंस आपके कवर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रघु वामसी एरोस्पेस ग्रुप रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर ₹600 करोड़ ड्यूरिंग द फ्रैनबॉट इंटरनेशनल एयर शो 2026 जो यूके में हुआ था, स्टैब्लिश करने के लिए एन इंटीग्रेटेड निकल बेस्ड सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर हैदराबाद तेलंगाना। द फैसिलिटी विल हैव एन एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ, सो रघु वामसी एरोस्पेस ग्रुप जो है इन्होंने अनाउंस किया है ये 600 करोड़ ओवर 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं स्टैब्लिश करने के लिए एक इंटीग्रेटेड निकल बेस्ड सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और कहाँ पे होगी? ये होगी तेलंगाना में एंड इसकी एनुअल कैपेसिटी आपकी रहेगी 5000 टन्स की, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी और डिटेल देखते हैं। जो फैसिलिटी है इसकी डिटेल क्या है, 50 एकड़ में ये रहेगा एंड इसमें क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स जो है ये बनाने वाला है, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज, राउंड बार्स, वायर्स, आपके फॉर्जिंग्स, कास्टिंग्स, टंगस्टन कार्बाइड पाउडर एंड कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका एक्सपेक्टेड है जनवरी 2028 तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू इंटीग्रेट इंडियाज इंडिजिनियस 1.2 माइक्रोमीटर प्रोसेस डिजाइन किट ऑन द ई-चिप हब प्लेटफॉर्म। सो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है विद द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब के साथ, ठीक है। सो इस लेबोरेटरी के साथ इनका MOU साइन हुआ है और इस MOU के तहत ये बेसिकली प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, फैकल्टी, स्टार्टअप्स, MSMEs एंड इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स को, ठीक है। इट विल ऑल्सो एनेबल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग यूजिंग इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी और साथ में ये प्रमोट करेगा प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर डिजाइन एजुकेशन एंड इनोवेशन, राइट। अब बात करते हैं ई-चिप हब प्लेटफॉर्म की। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय योर NIELIT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको इम्प्लीमेंट और मैनेज किया गया है एंड इट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडेड प्रोजेक्ट। इसे जॉइंटली डेवलप यहाँ पे किया गया है विद दी SOC टीम अप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट सर्व्स एज इंडियाज नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिसेंटली साइन एन MOU विद
which statutory body under the Ministry of Ayush to promote innovation and intellectual property management in Indian system of medicine. So National Research Development Corporation ने agreement sign किया है आपका किसके साथ? It is signed with the central it is signed with your National Commission for Indian System of Medicine. ठीक है, National Commission for Indian System of Medicine NCISM के साथ ये agreement इन्होंने sign किया है for promoting innovation and intellectual property management in Indian System of Medicine. Okay? सिग्नेटरीज की बात करें तो अमित रस्तोगी जो CMD है आपके NRDC के एंड डॉक्टर मनीषा कोठेकर जो चेयरपर्सन है आपके NCISM के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट, ये MOU आपका साइन हुआ था। अब इस MOU का फोकस एरिया कहाँ पे आपका रहेगा? ये स्ट्रेंथन करेगा आपके IP प्रोटेक्शन को, इट विल फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट विल बिल्ड इंस्टीट्यूशनल IP फ्रेमवर्क्स, ये प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी शोकेस, आइडियाथन्स एंड हैकाथन्स को, साथ में डिजिटल डिसमिनेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज, राइट। इसके साथ ही बात करें नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, NRDC की, तो ये सपोर्ट करेगा एंड टू एंड सपोर्ट फॉर इनोवेशन इन योर IP प्रोटेक्शन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फैसिलिटेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, कमर्शलाइजेशन मेंटोरिंग में, आपका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट में। वहीं पे आपका रोल रहेगा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटेशन फॉर कोलैबोरेशन विद रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स एंड रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर योर DPIIT, इन्होंने रिलीज किया है रिवाइज सीरीज ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज विद विच न्यू बेस ईयर। तो इन्होंने ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इनके द्वारा रिलीज किया गया है रिवाइज सीरीज ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज एंड रिसेंटली इनमें जो चेंज किए गए हैं इसमें एक चेंज किया है कि इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। पहले ये आपका 2011-12 था, अब इसे चेंज करके 22-23 कर दिया गया है। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, उसके बाद डिटेल में से पढ़ेंगे। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, इसके प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है योगिता स्वरूप, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। ठीक है, नाउ डिटेल में जाते हैं इसके। सो बेस ईयर आपका पहले 2011-12 था, रिप्लेस करके 2022-23 किया गया है। ठीक है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये चीज हुई है? तो चेंजेस आपके बेस थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी फॉर्म्ड ऑन November 2025 और इसके चेयरपर्सन आपके थे प्रवीण महातो। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा रिलीज किया गया है फ्रॉम April 2023 ऑनवर्ड्स विद अ बैक सीरीज ऑफ एनालिसिस प्रोविजनल ICI डेटा टू बी रिलीज ऑन 20th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 20th जो तारीख होगी उस दिन डेटा आपका रिलीज किया जाएगा और नेक्स्ट वर्किंग डे इफ द हॉलीडे। ओके, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं आपके इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में? पहला है इंक्लूड किया गया है आयरन ओर को। ठीक है, इसमें बेसिकली आपकी 9 जो कोल मतलब बेसिकली आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका नंबर आपका यहाँ पे बढ़ गया है, इसको अब 9 कर दिया गया है, जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन ओर, ये सारे आपके इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिप्लेस किया गया है नेट प्रोडक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी को विद इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली अब यहाँ पे नेट प्रोडक्शन की जगह ग्रॉस स्टील प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसके अलावा कोल इंडेक्स रिफाइंड यहाँ पे किया गया है जो ट्रैक करेगा सिर्फ और सिर्फ रॉ कोल को। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मिडलिंग्स एंड वॉश्ड कोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है टुगेदर दीज 9 इंडस्ट्रीज का जो आपका IIP वेट है वो 32.88% का आपका देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, नाउ आपकी जो अदर इंडस्ट्री वाइज वेटेज है वो देखते हैं। जैसे कोल का है 1.840, नेचुरल गैस का है 1.263, क्रूड ऑयल का है 2.443, ऐसे ही रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 7.422, फर्टिलाइजर 0.898, स्टील का रहेगा 5.782, ऐसे ही सीमेंट का 1.450, इलेक्ट्रिसिटी का 10.171 एंड आयरन ओर का 1.613। वहीं पे लिंकिंग फैक्टर की बात करें तो ये ICI 2011-12 एंड ICI 2022-23 का जो लिंकिंग फैक्टर रहेगा वो आपका रहेगा 1.47। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे OEA जो है इन्होंने साथ में ही रिलीज किया था प्रोविजनल ICI फॉर जून 2026, जिसने रिकॉर्ड किया है 5% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एज कम्पेयर टू 3.2% ग्रोथ रिकॉर्डेड इन दी May 2026। ठीक है,
क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो इसकी क्यूमुलेटिव ग्रोथ 3.6% हमें देखने को मिली है। वहीं पे सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें, आयरन ओर में आपका प्लस 43.9% हाईएस्ट देखा गया था, इलेक्ट्रिसिटी में 9.8%, सीमेंट में 9.8%, स्टील में 4.6% एंड कोल में 1.4%। वहीं पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है नेचुरल गैस में -7.4%, रिफाइनरी में आपकी -4.7%, देन आपका क्रूड ऑयल में 4.2% माइनस में एंड फर्टिलाइजर में -3.3% देखने को मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी हुई थी चंडीगढ़ में एंड अंडर द इंडियाज चेयरमैनशिप विद द थीम ऑफ बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रिलीज्ड द ब्रिक्स GXP वाइट पेपर टू स्ट्रेंथन। सो 16th जो एडिशन आपका हुआ था ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का चंडीगढ़ में विद दिस थीम, एंड इस इवेंट के दौरान आपका ब्रिक्स XP वाइट पेपर रिलीज किया गया था। किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए? रेगुलेटरी एक्सीलेंस को, हार्मोनाइजेशन को, कैपेसिटी बिल्डिंग को एंड मेडिकल प्रोडक्ट क्वालिटी को। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए ये वाइट पेपर आपका रिलीज किया गया था। अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, चेयरमैनशिप इंडिया के पास है और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब इस इवेंट में आउटकम हमारा क्या था कि अडॉप्ट किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन जो रीअफर्म करता है कमिटमेंट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, डिजिटल हेल्थ एंड इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने वर्चुअली वेलकम किया था मिनिस्टर्स को एंड हेड ऑफ डेलीगेशन एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं इन्होंने डिस्कस किया है रेगुलेटरी कॉपरेशन एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर, स्ट्रेंथनिंग डिजीज सर्विलेंस एंड एक्सपैंडिंग हेल्थ केयर वाया इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है जो टीबी है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये ब्रिक्स कंट्रीज, मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज है, इट इज अकाउंटेड फॉर नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया था। एम्फेसाइजेस ऑन स्ट्रेंथनिंग ब्रिक्स टीबी रिसर्च नेटवर्क, हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ब्रिक्स टीबी रिसर्च नेटवर्क को फॉर डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक्स एंड वैक्सीन्स के लिए। इसके अलावा मेजर रिलीज यहाँ पे आपके हुए थे ब्रिक्स GXP वाइट पेपर जो अभी हमने पढ़ा, ये आपका फोकस करता है रेगुलेटरी एक्सीलेंस, हार्मोनाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेडिकल प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके। वहीं पे ब्रिक्स कंपेंडियम ऑन डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर आपका रिलीज किया गया था जो फोकस करता है नॉलेज शेयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपैंडिंग हेल्थ एक्सेस इन रिमोट एरियाज। ठीक है, फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किए गए हैं, ऑप्शनल फ्रेमवर्क टू फाइट डिजीज ड्रिवन बाय सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशन फ्रेमवर्क फॉर ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे मेंबर कंट्रीज जो हैं इन्होंने एंडोर्स किया है कि हम स्टैब्लिश करें ब्रिक्स ट्रेनिंग हब नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ वर्कफोर्स, एंड ये फोकस करेगा ऑन ट्रेनिंग, नॉलेज एक्सचेंज, कोलैबोरेटिव रिसर्च, पॉलिसी डायलॉग एंड एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रमोशन को। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टैब्लिश करना चाहिए ब्रिक्स ट्रेनिंग हब नेटवर्क को। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है रिड्यूस करने के लिए लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। दूसरा आता है ब्रिक्स रोड मैप रिलीज किया गया है 2026 से 29 का, 4 साल का ये प्लान है अंडर दी हेल्दी लाइफस्टाइल मिशन, राइट। तीसरा आता है मेंटल हेल्थ के लिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है हम स्टैब्लिश करेंगे ब्रिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द निमहंस इंडिया, बेंगलुरु में जो आपकी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ब्रिक्स एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसको प्रपोज किया गया है अंडर द ब्रिक्स हेल्थ ट्रैक, जो स्ट्रेंथन करेगा कॉपरेशन एंड प्रमोट करेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन को। इसके अलावा इट्स अ सब वर्किंग ग्रुप ऑन ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो स्टैब्लिश किया जाएगा एनहांस करने के लिए प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ मास इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द निकोलस ओटामेंडी who retired from international football after the 2026 FIFA World Cup final is from which country? So निकोलस ओटामेंडी जो है इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल फुटबॉल से, एंड ये आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना की तरफ से इन्होंने फाइनल्स जो है फीफा का वो खेला था, एंड निकोलस ओटामेंडी जो है ये एज अ सेंटर बैक या सेंट्रल डिफेंडर की तरह यहाँ पे खेलते थे। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड कप जो जहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अर्जेंटीना को, इट इज़ योर 2010, 18, 22 एंड 2026। साथ में ही इन्होंने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है जो कतार में हुआ था वो जीता था,
कोपा अमेरिका 2021 एंड 2024 जीता था, एंड 2022 फाइनलिसिमा जो है वो भी इन्होंने जीता था। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। सो रिसेंटली इन्फोसिस कंपनी जो आईटी कंपनी है, इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके नए वाले अपॉइंट किए हैं और इनका नाम है आशीष कुमार दश। ठीक है, अब करंटली कौन इस पोजीशन पे है? सलिल परेख जो है वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज ए एमडी एंड सीईओ इन्फोसिस के, एंड आशीष कुमार दश जो है ये 2027 में 1 अप्रैल 2027 से अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। ठीक है, इनका टेन्योर रहेगा आपको 5 साल का, 2027 से 32 तक का। ओके, इन्फोसिस की अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी, एंड एज वी डिस्कस करंट एमडी एंड सीईओ के सलिल परेख हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन 2026 आफ्टर incumbent president आरकेडी आफ्टर incumbent president Arkady Vladimirovich Dorkovich voluntarily suspended his duties following sanction imposed by the European Union and Switzerland over the Russia's war against Ukraine. So recently जो FIDE है, ठीक है, जो आपकी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसके इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं और ये आपके हैं इंडिया के जो पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे, विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, ये करंटली डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है सर्व कर रहे थे। ठीक है, मतलब सर्व कर रहे हैं, और इन्हें अभी यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया है, मतलब एक तरह से एडिशनल चार्ज जो है इनको दिया गया है। ठीक है, आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। ओके, नाउ यहाँ पे इनकी अचीवमेंट की बात करते हैं। सो विश्वनाथ आनंद जी जो है, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 5 बार जीता है इन द ईयर 2000, 2007, 2008, 2010 एंड 2012 में, एंड ही रिमेन्स द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द टाइटल मल्टीपल टाइम्स। ओके, इसके अलावा नेशनल ऑनर इन्हें दिए गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1985 में, ऐसे ही पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण तीनों अवार्ड इनको मिले हैं, पद्मा अवार्ड्स। पद्मश्री 1988 में दिया गया था। इसके अलावा आपका पद्म विभूषण 2008 में, पद्म विभूषण 2008 में एंड पद्म भूषण 2001 में दिया गया था। वहीं पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 1991-92 में आपका जो है, मतलब इसी ईयर के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब बात करें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की, तो इन्हें चेस ऑस्कर 6 टाइम्स मिला है, 1997 में, 98, 2003, 4, 7 एंड 2008 में। वहीं पे ब्रिटिश चेस फेडरेशन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 1988 में दिया गया था फॉर माय बेस्ट गेम ऑफ चेस के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टार मिलेनियम अवार्ड 1998 में दिया गया था। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिए गए हैं। इसके साथ ही बात करते हैं FIDE की, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लुसेन, स्विट्जरलैंड में, और इसे 1924 में स्टैब्लिश आपका किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द राष्ट्रीय अशोक सम्मान, दैट इज भारत सम्मान, एट द नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। सो राष्ट्रीय अशोक सम्मान दिया गया है आपका टू दी प्रेम के वोरा। ठीक है, प्रेम के वोरा जो है ये करंटली सर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन का फॉर 2025-26, एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडियाज इलेक्ट्रिकल ट्रेड सेक्टर, commitment to ethical business practices and dedication to strengthening MSMEs while driving sustainable industry growth। ठीक है, इसके अलावा प्रेम के वोरा जी की बात करें तो इन्हें और कौन कौन से ऑनर दिए गए हैं? ग्लोबल यूथ एम्बेसडर अवार्ड 2025 के लिए, सेम अवार्ड फॉर 2026, आइकॉनिक इमर्जिंग लीडर इन अ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 2025। तो ये 3 इनको जो है ऑनर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया बिकमिंग प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीजन। सो रिसेंटली जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसका बेसिकली पार्टनरशिप हुआ था आपका ये पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के साथ फॉर बिकमिंग आपका प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीजन। और इसमें कौन कौन से आपके जो है गेम्स कवर होंगे? एक तो आपका कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 है, ठीक है, दूसरा है एशियन पैरा गेम्स 2026, ठीक है, ये आपका स्कॉटलैंड में हुआ, एंड ये आपका होगा जापान में, राइट। सो SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इट विल एक्ट एज अ ऑफिशियल लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर फॉर दिस गेम्स, राइट।
अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पहले भी इस टाइप का जो है पार्टनरशिप आपका किया हुआ है, ठीक है। इन द ईयर 2024, ठीक है, 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स था, यहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, दैट इज DPIIT, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स and industry recently relaxed the FDI policy, foreign direct investment policy. Under this change, foreign funded e-commerce companies are permitted to. तो recently जो DPIIT है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और रिलैक्स किया है FDI पॉलिसी को, और इसके तहत जो चेंजेस आपके किए गए हैं, ये बेसिकली यहाँ पे अब चेंज किया हुआ है। जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज है, उनको परमिट किया गया है फॉर दे आर परमिटेड फॉर देयर ओन इन्वेंट्री, फॉर प्रोक्योर फॉर देयर वेयर हाउसेस एंड डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंडियन मेड गुड्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करना इंडिया के एक्सपोर्ट को एंड हेल्प करना इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचे, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो पहले क्या था, 100% FDI अलाउड किया गया था सिर्फ आपका बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में एंड मार्केट प्लेस मॉडल में, ठीक है। जो फॉरेन फंडेड कंपनीज थी उनको अलाउ नहीं किया गया था, या दे कुड नॉट ऑपरेट, बेसिकली वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी एज एन इन्वेंट्री बेस्ड B2C मॉडल में इन इंडिया। और ये क्यों किया गया था कि जो हमारे स्मॉल रिटेलर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं एंड डोमेस्टिक ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ की गई थी। अब क्या चेंज आया है कि जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे हमारा अमेजॉन हो गया या अदर फॉरेन इन्वेस्टेड प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में। ओनली यहाँ पे कंडीशन है ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे हो, ये माइंड में रखते हुए ये चीज की गई है, ठीक है। फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनी जो है, दे कैन नाउ परचेज इंडियन मेड गुड्स, दे कैन ओन इन्वेंट्री, ठीक है, स्टोर गुड्स इन वेयर हाउसेस, एक्सपोर्ट देम डायरेक्टली टू द कस्टमर आउटसाइड इंडिया। They still cannot sell these goods directly to the Indian customers through an inventory model. तो ये चीज यहाँ पे इनके लिए जो है अभी भी अलाउ नहीं की गई है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which institution recently launched the deep data mobile application under the Deep Ocean Mission in Kochi, Kerala. So recently deep data mobile app launch की गई है and it is launched by the ICAR Central Marine Fisheries Research Institute, जो कोची केरला में जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूशन द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, और ये ऐप जो है ये प्रोवाइड करेगी साइंटिफिकली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑन दी डीप सी फिश स्पीशीज। ये कवर करेगी आपके टॉक्सोनॉमी को, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन स्टेटस को, साथ में ही ये सपोर्ट करेगी डीप सी एक्सप्लोरेशन, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड मरीन रिसोर्स असेसमेंट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 एडिशन। जो यहाँ पे अभी जो है जुलाई मंथ का एडिशन रिलीज किया गया था, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया रैंक 81st ग्लोबली विद वीजा फ्री एक्सेस टू 55 डेस्टिनेशन, शेयरिंग द पोजीशन विद मॉरिशियन एंड अल्जीरिया, ठीक है, मॉरिटेनिया एंड अल्जीरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सिंगापुर रिटेन दी टॉप स्पॉट विद एक्सेस टू 192 डेस्टिनेशन विदाउट अ प्रायर वीजा। थर्ड स्टेटमेंट सेज ओवर द पास्ट 20 years UAE जो है इट इज emerged as a strongest performer, gaining 153 visa free destinations since 2006. And the last statement says Afghanistan continue to be ranked lowest in the index with a access to only 22 destination. तो यहाँ पे सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स जो हैं दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अब डिटेल में जाते हैं। इससे पहले ये आप हिंदी वर्जन इसका देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। सो बात करते हैं हैंडले पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग जुलाई 2026 वाले एडिशन की, जो 20th एडिशन था, ठीक है। इसे पब्लिश किया था हैंडले एंड पार्टनर्स ने। कवरेज की बात करें 199 पासपोर्ट्स इसमें कवर्ड हैं विद अ 227 डेस्टिनेशन। और इंडिया की बात करें, इंडिया की इस बार 81st रैंक थी। इससे पहले इंडिया की जो रैंक थी वो 75th रैंक थी, जो एडिशन आपका रिलीज हुआ था फरवरी 2026 में,
ठीक है, अभी जुलाई में हुआ है, इससे पहले फरवरी में आपका हुआ था, और इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 75th रैंक थी। ठीक है, और इंडिया ने अपनी रैंक शेयर की है विद दी मॉरिटेनिया एंड अल्जीरिया के साथ। ओके, अब बात करते हैं टॉप 5 रैंक होल्डर्स की। तो फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, 192 डेस्टिनेशंस में ये वीज़ा फ्री विजिट जो है डेस्टिनेशन बेसिकली ये कवर करता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जापान है अलॉन्ग विद साउथ कोरिया, यूएई, जो 188 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री अलाउ करता है, मतलब इनके जो बेसिकली सिटीजन है उनको अलाउड है वीज़ा फ्री ट्रैवल करना। थर्ड नंबर पे आता है स्वीडन 187 डेस्टिनेशंस के साथ। फोर्थ नंबर पे बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, इनको अलाउड है 186 डेस्टिनेशन। एंड फिफ्थ नंबर पे है ऑस्ट्रिया, ग्रीस, माल्टा, आपका पुर्तगाल, देन स्विट्जरलैंड विद 185 डेस्टिनेशन। ठीक है, नाउ लीस्ट पावर्ड पासपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है अफगानिस्तान का। ठीक है, 104th रैंक इसकी थी अफगानिस्तान की विद 22 डेस्टिनेशन। 103rd पे सीरिया विद 25 डेस्टिनेशन। 102nd पे इराक विद 28 डेस्टिनेशन। 101 पे पाकिस्तान है 27 डेस्टिनेशन पे। एंड 100th पे है यमन है विद 30 डेस्टिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो रैंकिंग है ये कैसे आपकी जो है डिसाइड की जाती है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये जो ग्लोबल रैंकिंग देता है ये बेस्ड होती है ट्रैवल फ्रीडम पे। ठीक है, वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है कहाँ कहाँ पे अलाउड है उसके बेसिस पे ये रैंकिंग आपकी जो है बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा डेटा सोर्स की बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है यहाँ ये इसका डेटा सोर्स आपका रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एवरेज वीज़ा फ्री एक्सेस जो है यहाँ पे बताया गया है ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि जो एवरेज वीज़ा फ्री एक्सेस है वो डबल हुआ है 2006 से। ठीक है, फ्रॉम 58 टू 108 डेस्टिनेशन। ओके, नाउ इसके साथ ही नोट करना है 20 ईयर्स से आपका जो यूएई है ये एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। एंड इट गेन 153 वीजा फ्री डेस्टिनेशन सिंस 2006 और अभी इसकी सेकेंड रैंक है। राइट, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। हैंडले एंड पासपोर्ट के करंट सीईओ हैं आपके जॉर्ज स्टेफन, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है और 1997 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बिहार to support global employment through the language training, certification and safe migration assistance. The Skill India International Center बिहार will be established with an investment of, तो इसके लिए मतलब अभी बिहार गवर्नमेंट और जो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने अनाउंस किया है बिहार में ये बेसिकली स्टैब्लिश करेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को। एंड इसके लिए इन्होंने कितना अमाउंट यहाँ पे अनाउंस किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली इस पे लगाने वाले हैं। तो इट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 करोड़। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। इसके साथ एक और आपका अनाउंसमेंट किया गया है फॉर डेवलपिंग द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन। ठीक है, NSTIW जो है ये आपका डेवलप किया जाएगा पटना कैंपस में। ठीक है, सॉरी पटना कैंपस में ये जो है डेवलप किया जाएगा एट दी भीता बिहार। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा ₹99.97 करोड़ का टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।